नमस्कार, मैं दामिनी और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। आज खबरों की शुरुआत करेंगे रूस से आ रही सबसे बड़ी खबर से, जहां यूक्रेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक आवास पर ड्रोन से हमला किया, जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। वहीं बांग्लादेश में लगातार लंबे समय से हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। तो दूसरी ओर एक सवाल कि आखिर 2026 में भारत की पाकिस्तान से जंग हुई तो क्या भारत पूरी तरह से तैयार है? इसी बीच टीएमसी से निकाले गए नेता हुमायूं कबीर ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हिंदुओं को खुश रखने के लिए मंदिर बनवाने और दुर्गा पूजा कार्निवाल करने का आरोप लगाया। और आखिर में खबर देश में बंगाली भाषी प्रवासियों पर बढ़ते हमलों और इसे लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई अहम बैठक से जुड़ी है। इन सब पर बात करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया का हुआ निधन। वो 80 साल की थी और पिछले करीब 20 दिनों से वेंटिलेटर पर थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, ईरान पर फिर हमला करेंगे। कहा, दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू न करे। हमास को भी जल्द हथियार छोड़ने की चेतावनी दी। प्रशांत महासागर में एक नाव पर अमेरिकी सेना का हमला, 2 लोगों की हुई मौत। ड्रग तस्करी का था आरोप। एंजल चकमा हत्याकांड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हुई एंट्री। बोले, नफरत रातों रात पैदा नहीं होती। बीजेपी के नेतृत्व ने इसे नॉर्मल बनाया। अल्मोड़ा बस हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। 160 फीट खाई में गिरने से 7 लोगों की हुई मौत, 12 गंभीर रूप से घायल। हेलीकॉप्टर से पहुंचाया एम्स। और अब खबरें विस्तार से। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच हालात फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक आवास पर ड्रोन से हमला किया। रूस का कहना है कि यह हमला सीधे पुतिन को निशाना बनाने के लिए किया गया। यह खबर ऐसे समय में आई जब शांति वार्ता की कोशिशें चल रही थी। इस घटनाक्रम ने पूरी दुनिया में चिंता बढ़ा दी है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव पैदा कर दिया है। यूक्रेन युद्ध के बीच एक बार फिर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। रूस ने बड़ा दावा किया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर ड्रोन से हमला किया गया है, जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। यह आरोप ऐसे समय में सामने आया है जब युद्ध खत्म करने को लेकर शांति वार्ता की कोशिश चल रही थी। रूस का कहना है कि ये कोई साधारण हमला नहीं है, बल्कि सीधे उनके राष्ट्रपति को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से इस खबर ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई चिंता पैदा कर दी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के मुताबिक यूक्रेन ने नोवगोरोड इलाके में स्थित पुतिन के आवास की ओर करीब 91 लंबी दूरी के ड्रोन भेजे थे। रूस का दावा है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन समय रहते मार गिराए और किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। लावरोव ने इसे राज्य आतंकवाद करार दिया और कहा कि इस घटना के बाद रूस अब शांति वार्ता को लेकर अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने को मजबूर है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। जेलेंस्की ने साफ कहा कि ये पूरी तरह झूठी कहानी है, जिसे रूस जानबूझकर फैला रहा है ताकि शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारा जा सके। उनका कहना है कि रूस इस बहाने से यूक्रेन पर नए और बड़े हमले की तैयारी कर सकता है। यहां तक कि राजधानी कीव और सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया जा सकता है। इस पूरे विवाद ने शांति की उम्मीदों पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस घटना के समय पर चिंता जताई है और कहा है कि ऐसे आरोप बेहद गलत वक्त पर सामने आए हैं। साफ है कि ड्रोन हमले के इस दावे और उनके खंडन ने युद्ध की आग को ठंडा करने के बजाय और भड़का दिया है। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या रूस और यूक्रेन बातचीत की मेज पर टिके रहते हैं या फिर ये नया विवाद युद्ध को और खतरनाक मोड़ पर ले जा सकता है। वहीं बांग्लादेश में लंबे समय से हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि स्थिति खासकर इसीलिए है क्योंकि वहां जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को टालने के लिए अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि ये कोई नई समस्या नहीं है। पुरानी रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि लंबे समय से हिंदुओं को विभिन्न तरीकों से परेशान किया जाता रहा है। हाल ही में ह्यूमन राइट्स की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें एक चौंकाने वाले खुलासे किए गए। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट्स में क्या क्या खुलासे हुए हैं।
बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रही हिंसा अब गंभीर चिंता का विषय बन गई है। ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 महीनों में 71 मामले सामने आए हैं, जिनमें 90% हमलों का निशाना हिंदू समुदाय रहा है और इनमें नाबालिग भी शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये हिंसा सिर्फ उस्मान हादी की हत्या या किसी व्यक्तिगत गुस्से का नतीजा नहीं है, बल्कि ये एक सुनियोजित पैटर्न है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों को डराना, दबाना और उनके राजनीतिक प्रभाव को कम करना है। सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाहों के माध्यम से भीड़ को भड़काया गया और हिंदू इलाकों और मंदिरों पर हमला किया गया। रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि 30 से ज्यादा जिलों में हिंसा फैली, लेकिन केवल 40 मामलों में ही औपचारिक केस दर्ज किए गए। कुछ मामलों में पुलिस ने कार्यवाही से इनकार किया और 5 छात्रों को संस्थानों से निष्कासित कर दिया। वहीं 23 मामले अभी भी जांच के अधीन हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये हिंसा फरवरी 2026 में होने वाले चुनावों को प्रभावित करने के लिए की जा रही है। यूनुस सरकार सत्ता बनाए रखना चाहती है, जबकि कट्टरपंथी और उनकी भीड़ लोकतंत्र की बहाली को रोकना चाहती हैं। इस रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये हिंसा चुनाव को रोकने या नियंत्रित करने की एक रणनीति है। हालात ऐसे हैं कि वहां की अल्पसंख्यक जनता लगातार डर और असुरक्षा में जी रही है। ये स्थिति न केवल वहां के नागरिकों बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी चिंता का विषय है। वहीं अगर 2026 में पाकिस्तान से जंग होती है तो क्या भारत पूरी तरह से तैयार है? इस सवाल का जवाब भारत की बदली हुई सैन्य रणनीति और 2025 के अनुभवों में छिपा हुआ है। साल 2025 भारत की सुरक्षा नीति के लिए बेहद अहम साबित हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर सटीक और योजनाबद्ध कार्रवाई की। इस ऑपरेशन से साफ हो गया कि भारत अब सिर्फ चेतावनी नहीं देता, बल्कि तकनीक और रणनीति के साथ ठोस कदम उठाता है। इस तैयारी के पीछे सबसे बड़ी ताकत है भारत का बढ़ता रक्षा बजट। 2025-26 में रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इससे थल सेना, वायु सेना और नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ी है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, राफेल फाइटर जेट, ब्रह्मोस मिसाइल और स्वदेशी ड्रोन भारत को दुश्मन से एक कदम आगे रखती हैं। आज की लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती। ड्रोन वॉर, साइबर अटैक और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अब बड़े हथियार बन चुके हैं। जरूरत पड़ी तो भारतीय नौसेना अरब सागर में पाकिस्तान पर दबाव बना सकती है और उसकी सप्लाई लाइन को रोक सकती है। इन सब का असर पाकिस्तान में साफ दिखाई दे रहा है। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर पर अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह का दबाव बढ़ रहा है। एक और आर्थिक संकट, दूसरी ओर भारत की बढ़ती सैन्य ताकत, ये सब पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है। कहा जा रहा है कि असीम मुनीर और पाकिस्तान की सियासी सरकार भारत की तैयारियों से घबराई हुई है। भारत साफ कर चुका है कि वो नो फर्स्ट यूज नीति पर कायम है, लेकिन अगर उकसाया गया तो जवाब सीमित जरूर होगा, पर बहुत सटीक और असरदार होगा। 2025 की तैयारी ने भारत को 2026 के लिए पहले से कई ज्यादा मजबूत बना दिया है। पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव के करीब आते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बार बहस का केंद्र मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तुष्टीकरण को लेकर लगे आरोप हैं। बीजेपी लगातार उन पर मुसलमानों को खुश करने की राजनीति करने का आरोप लगा रही है, लेकिन हाल ही में टीएमसी से निष्कासित नेता हुमायूं कबीर ने ममता पर उल्टा आरोप लगाया। उनका कहना है कि ममता हिंदुओं को खुश करने के लिए मंदिर बना रही हैं, दुर्गा पूजा कार्निवाल आयोजित कर रही हैं और धार्मिक आयोजनों को बढ़ावा दे रही हैं। हुमायूं कबीर ने खुद को मुसलमानों का नेता बताते हुए दावा किया कि मुस्लिम वोट अब ममता बनर्जी के साथ नहीं जाएगा। उनका कहना है कि मुसलमानों को अपनी आवाज उठाने वाला नेता चाहिए और वो वही भूमिका निभाएंगे। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो वो 200 उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम होंगे। इन आरोपों के जवाब में ममता बनर्जी ने साफ कहा कि वो धर्मनिरपेक्ष नेता हैं और सभी धर्मों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करती हैं। उन्होंने कहा कि लोग उन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं, जबकि हकीकत ये है कि वो हर समुदाय के लिए काम करती हैं। ममता ने ये भी कहा कि वो ब्राह्मण परिवार से आती हैं और उन्हें अपने हिंदू होने पर गर्व है। उन्हें बीजेपी से किसी तरह का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बीजेपी ने ममता पर पलटवार करते हुए पुराने विवादों को फिर से उठाया। राम को लेकर बयान, सीएए का विरोध, साधु संतों पर टिप्पणी और धार्मिक संगठनों से टकराव।
बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी असल में कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही हैं और हिंदू मुसलमान के बीच तनाव बढ़ा रही हैं। वहीं ममता बनर्जी अपने कामों का जिक्र करती हैं। कालीघाट और दक्षिणेश्वर में स्काई वॉक, गंगा सागर मेले का पूरा खर्चा सरकार के द्वारा उठाना, दुर्गा आंगन की आधारशिला और सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर की तैयारी। ममता का कहना है कि उनकी सरकार ने किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए काम किया है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी 2026 विधानसभा चुनाव से पहले बंगाली भाषी प्रवासियों की सुरक्षा को लेकर बढ़ते हमलों ने राजनीति में नया संकट खड़ा कर दिया है। हाल ही में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर इस मुद्दे को उठाया। उनका कहना है कि प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और राज्य सरकारों को संवेदनशील बनाना होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चुनाव से पहले ऐसे हमले वोट बैंक और माहौल को प्रभावित करने की कोशिश भी हो सकते हैं। इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां खास नजर बनाए रखेंगी। ये खबर देश में बंगाली भाषा प्रवासियों पर बढ़ते हमलों और इसे लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई अहम बैठक से जुड़ी है। बैठक का मकसद प्रवासियों की सुरक्षा और राज्य सरकारों को संवेदनशील बनाने का था। इस मुद्दे को राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, खासकर तब जब पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बैठक के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को जानकारी दी कि कई हिस्सों में बंगाली भाषी लोगों को सिर्फ उनकी भाषा के कारण निशाना बनाया जा रहा है। कुछ प्रशासन इन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया समझकर भेदभाव, हिंसा और उत्पीड़न बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ओडिशा के संबलपुर में एक प्रवासी मजदूर की हत्या और मुंबई में 2 लोगों को गलत समझकर गिरफ्तार किए जाने के उदाहरण भी दिए। चौधरी ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि सभी राज्य सरकारों को सेंसिटिव बनाकर इन घटनाओं को रोका जाए। पश्चिम बंगाल प्रवासी कल्याण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 महीनों में 1143 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इस बैठक का नतीजा स्पष्ट रूप से ये है कि सरकार के सामने प्रवासियों की सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की चुनौती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ये मुद्दा पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले और भी संवेदनशील हो सकता है। ऐसे में सरकार और प्रशासन को तत्काल कदम उठाना जरूरी है ताकि देश में प्रवासियों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव रोका जा सके। तो आज हमारे इस बुलेटिन अपडेट में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।